नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर के बारे में, जिसे शॉर्ट में ओडीडी भी कहा जाता है। ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर बच्चों में पाए जाने वाला एक डिसऑर्डर है और ये करीब 1 से 11% बच्चों में पाया जाता है, या ऑन एन एवरेज अगर देखें तो करीब 3 से 4% बच्चों में पाया जाता है। पर कुछ स्टडीज ऐसा बताती हैं कि 11% तक भी उन्होंने देखा है कि उनका जो सैंपल रहा था उसके अंदर इतने बच्चों के अंदर ये डिसऑर्डर पाया गया था। तो ये काफ़ी कॉमन डिसऑर्डर है जो कि बच्चों में अक्सर पाया जाता है। और छोटी उम्र की अगर हम बात करें, जहाँ की बच्चे 10 साल या उससे छोटे होते हैं, तो उसमें ये लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है लड़कियों के मुकाबले। पर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है, एडोलेसेंस में अगर हम देखें तो लड़के और लड़कियों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो बचपन में तो ये लड़कों में 4 गुना ज़्यादा मिलता है, जबकि एडोलेसेंस तक आते आते करीब करीब एक बराबर इनका जो रेट है, परसेंटेज है, वो लड़कों और लड़कियों में मिलता है। अब ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर होता क्या है? ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर में मोटे तौर पे 3 टाइप के सिम्टम्स आते हैं। पहला तो ये होता है कि बच्चे में बहुत चिड़चिड़ापन और बहुत गुस्सा दिखाई देता है। फिर बच्चा जो है वो बहुत आर्ग्यूमेंटेटिव और डिफाइंड दिखाई पड़ता है। आर्ग्यूमेंटेटिव मतलब बहस करता है, हर बात का उल्टा जवाब देता है। और डिफाइंड बिहेवियर मतलब कि जो कहो उसको करने से मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है। जैसी इंस्ट्रक्शंस दो उसको बिल्कुल मुंह पे मना कर देता है और कहता है मैं नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। और तीसरा होता है विंडिक्टिवनेस, मतलब कि बच्चे में बदले की भावना होती है। वो अपने में बहुत सारे ग्रजेस होल्ड करता है। मतलब बच्चे के अंदर अगर थोड़ी सी भी कोई चीज उसको अगर परेशान कर जाए तो उसके अंदर बदले की भावना पनपने लगती है और दिमाग कुछ ना कुछ खुराफात सोचता रहता है कि उसको सबक सिखाऊंगा या सबक सिखाऊंगी, ऐसा कुछ मन में आता रहता है। उसने मेरे साथ ऐसे कैसे कर दिया, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसे करने की, उसने मेरे साथ गलत किया, ये किया वो किया। तो ऐसे जो ग्रजेस होल्ड करना, मतलब अंदर से बड़ी खुंदक सी रहना किसी लोगों के साथ, बच्चों के साथ, ये उसके मन में, बच्चे के मन में आती हैं बातें। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे 8 ऐसे बिहेवियर दिए हुए हैं। और ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर को डायग्नोज करने के लिए इन 8 में से कम 4 प्रेजेंट होने चाहिए किसी भी बच्चे में। और कम से कम पिछले 6 महीनों में इनमें से जो 4 सिम्टम्स हैं वो मिलने चाहिए, तभी उस बच्चे को ओडीडी का डायग्नोसिस दिया जाता है। और ये जो बिहेवियर्स हैं ये घर में किसी भाई बहन के साथ नहीं, जबकि किसी एडल्ट या किसी बाहर के व्यक्ति के साथ ये सिम्टम्स या ये बिहेवियर्स जो हैं दिखाई देने चाहिए। आमतौर पर ओडीडी जो है वो घर में ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि घर में कई बार बड़े लड़ाइयों वाला माहौल होता है, या मम्मी पापा किसी में बहुत गुस्से वाला नेचर होता है, जिस वजह से घर के अंदर नेगेटिव माहौल की वजह से बच्चों में अक्सर ये बिहेवियर दिखाई देते हैं। पर यहाँ ओडीडी को डायग्नोस करते टाइम ध्यान दिया जाता है कि ये जो बिहेवियर है ये परवेजिव है, मतलब घर के बाहर और भाई बहन और दूसरे लोगों के मुकाबले बाकी लोगों में भी ये बिहेवियर्स दिखाई देने ज़रूरी हैं। तो कौन से 9 बिहेवियर्स हैं? सबसे पहली जो कैटेगरी है वो है एंग्री और इरिटेबल मूड वाले बिहेवियर्स की। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे 3 ऐसे बिहेवियर्स हैं। पहला होता है कि ऑफन लूजेस टेम्पर, मतलब बहुत जल्दी उसको गुस्सा आ जाता है। ऑफन टची और इजीली एनॉयड, बहुत जल्दी चिड़चिड़ा जाता है, इरिटेट हो जाता है। तीसरा है इज ऑफन एंग्री एंड रिजेंटफुल, मतलब गुस्से में रहता है अक्सर और रिजेंटफुल रहता है, मतलब उसके मन में किसी ना किसी तरह की खुंदक बनी रहती है, दूसरों के प्रति ग्रजेस बने रहते हैं। और बच्चे के मन में अक्सर ये विचार बने रहते हैं कि किसी ने मेरा नुकसान पहुंचाया है या किसी ने मुझे कुछ बुरा बोला है या बुरा किया है, तो उसके प्रति उसके मन में बहुत गुस्सा बना रहेगा, एक तरीके की नफरत पनपनी शुरू हो जाती है। दूसरी कैटेगरी है आर्ग्यूमेंटेटिव और डिफाइंड बिहेवियर्स की। तो यहां हम देखेंगे कि 4 बिहेवियर्स दिए हुए हैं। पहला है ऑफन आर्ग्यूज विद अथॉरिटी फिगर्स और फॉर चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट्स विद एडल्ट्स, मतलब कि जो भी अथॉरिटी फिगर्स हैं, जैसे कि टीचर्स हो गए, घर के बड़े बुजुर्ग हो गए, बाहर के कोई दूसरी फैमिली में जाते हैं रिश्तेदारों के यहाँ, या दोस्त या फ्रेंड्स के घर में जाते हैं तो वहां उनके पेरेंट्स हो गए, तो उनसे बहुत बहसबाजी करना, या जिसे आमतौर पर कहते हैं कि उल्टी जबान में बात करना। फिर नेक्स्ट बिहेवियर है ऑफन एक्टिवली डिफाइज और रिफ्यूजेस टू कॉम्प्लाई विद रिक्वेस्ट्स फ्रॉम अथॉरिटी फिगर्स और विद रूल्स, मतलब जो भी बड़े लोग हैं फैमिली में, स्कूल में या कहीं भी जहां भी वो जाते हैं, वहां उन अथॉरिटी फिगर्स की जो इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं या उनके साथ बर्ताव करने में जो डिमांड हो सकती है, कि ऐसी रिक्वेस्ट आती है कि बच्चा जो है तमीज से पेश आए या उनकी बात माने,
तो उन सिचुएशंस में बच्चा मना कर देता है और कहता है कि मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगी, किसी और से करवा लो, आप खुद कर लो, मेरे को क्यों बोल रहे हो, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास और भी काम है। तो ऐसे करके दूसरों के साथ बच्चा बिहेव करता है और साथ ही साथ वो रूल्स जो उसके साथ सेट किए गए हैं स्कूल में या बाकी जगहों पर, उनको भी तोड़ने की कोशिश करता है, उनको फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट बिहेवियर है ऑफन डेलिबरेटली एनॉयज अदर्स, मतलब जानबूझ के दूसरों को तंग करता है, परेशान करता है। चौथा बिहेवियर है ऑफन ब्लेम्स अदर्स फॉर हिज और हर मिस्टेक्स और मिसबिहेवियर, मतलब कि अपनी गलतियों और अपने गलत बिहेवियर के लिए दूसरों को ब्लेम करना कि ये मैंने नहीं, तुमने किया है, ये किसी और ने किया है, ये मेरे भाई ने किया है, बहन ने किया है, मुझे नहीं पता किसने किया है, किसी और ने कर दिया होगा। बिल्कुल अपनी गलती मानने से मुंह पर मना कर देना, सीधे तौर पे मना कर देना। नेक्स्ट कैटेगरी आती है विंडिक्टिवनेस वाले बिहेवियर की, जिसमें एक ही बिहेवियर आता है और वह है कि हैज बीन स्पाइटफुल और विंडिक्टिव एटलीस्ट ट्वाइस विद इन द पास्ट 6 months, पिछले 6 महीनों में एटलीस्ट 2 बार बच्चे ने बदले की भावना से किसी और के लिए कुछ किया है या कुछ कहा है। यहां पर फोकस करने का ज्यादा आता है। तो बच्चे ने अपनी बदले की भावना से किसी का नुकसान पहुंचाया हो, बदला लिया हो, किसी तरह से मारपीट की हो या कुछ भी किया हो, बोला हो, किसी की चीजें तोड़फोड़ की हो, कुछ भी किया हो, बट उसके अंदर बदले की भावना रही हो। तो ये रहे वो 8 बिहेवियर्स जिसमें से कि एटलीस्ट 4 प्रेजेंट होने चाहिए पिछले 6 महीनों में, जिसके बेसिस पे ओडीडी का डायग्नोसिस दिया जाता है। अब ऐसा देखा जाता है कि 5 साल से जो छोटे बच्चे हैं वो अक्सर इस तरह के बिहेवियर्स दिखाते हैं, क्योंकि अभी तक उनकी पूरी तरह से जो सोशल रूल्स और सोशल रेगुलेशंस में जो लर्निंग है वो पूरी तरह से हो नहीं पाई है। क्योंकि बच्चे जो हैं छोटे होते हैं वो टेंट्रम्स दिखाते हैं, जिद्दी होते हैं, नखरे करते हैं। पर आमतौर पर बच्चों में जो ये बिहेवियर है ये किसी किसी सेटिंग में और कभी कभी ही दिखाई देता है। तो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डिमांड करता है कि 5 साल से छोटे बच्चों में ये जो बिहेवियर्स हैं ये ज्यादातर प्रेजेंट होने चाहिए। मतलब कि 1 महीने या 1 हफ्ते की अगर हम बात करें तो ज्यादातर दिन इस तरह के बिहेवियर्स को प्रेजेंट होना जरूरी है। और अगेन यहां पर पिछले 6 महीने की बात की जा रही है, तो 6 महीने में करीब करीब रोज या ज्यादातर दिन अगर ये बिहेवियर प्रेजेंट है तो ही उसे ओडीडी का डायग्नोसिस दिया जाएगा। और जो बच्चे 5 साल से बड़े हैं उनमें पिछले 6 महीनों में हर हफ्ते एटलीस्ट 1 बार ऐसा बिहेवियर दिखाई देना चाहिए। अब अगर पेरेंट्स ध्यान से देखें, अगर बच्चे को नोटिस करें, मॉनिटर करें, तो उनको दिखाई पड़ जाएगा कि ये बिहेवियर कितनी फ्रीक्वेंसी में प्रेजेंट होते हैं। तो 5 साल से ज्यादा की उम्र के बच्चों में एक्सपेक्टेड होता है कि वो अलग अलग सिचुएशंस में प्रॉपर तरीके से, एप्रोप्रिएट तरीके से बिहेव करने सीख गए होंगे। एल्डर जो अथॉरिटी फिगर्स हैं उनके प्रति उनके अंदर एक शिष्टाचार डेवलप हो गया होगा। घर के लोगों की यहाँ बात नहीं हो रही, यहाँ बाहर के लोगों की बात हो रही है। हालांकि घर में मम्मी पापा और भाई बहन के साथ अक्सर जब लड़ाई का माहौल रहता है या बच्चे जब तू तड़ाक करते हैं, बहस करते हैं, लड़ाई मारपीट करते हैं या किसी भी तरीके से जिद करते हैं, टेंट्रम दिखाते हैं, तो उन चीजों को एक्सक्लूड करके यहां पर बात की जा रही है कि हम देखना चाह रहे हैं कि बच्चे में दादा दादी, चाचा चाची और जो दूसरे एक्सटेंडेड फैमिली के लोग हैं उनके प्रति ऐसा बिहेवियर होना चाहिए, या बाहर के पड़ोस के अंकल आंटी हैं उनके साथ ऐसा बिहेवियर होना चाहिए, या गली में किसी अनजान लोगों के साथ, मार्केट में अनजान लोगों के साथ, किसी दुकानदार या किसी बड़े व्यक्ति के साथ ऐसा बिहेवियर होना, तब हम उसे ओडीडी की कैटेगरी में देखना प्रेफर करेंगे। या स्कूल और बाकी जगहों पर बच्चा जब ऐसे बिहेवियर शो कर रहा है तभी हम उसे सिग्निफिकेंट मानते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बच्चे ने बस जरा सा बदतमीजी से बात कर दी तो ये ओडीडी हो गया, बीमार है बच्चा और इसको डिसऑर्डर हो गया, इसका ट्रीटमेंट करो। ऐसा नहीं होता है। बच्चे के अंदर ये बिहेवियर्स लंबे टाइम तक और परवेजिव होने चाहिए, अलग अलग सिचुएशंस में प्रेजेंट होने चाहिए। इसलिए यहां पर फैमिली के वो लोग जिनमें की लड़ाई और गुस्सा अक्सर बना रहता है उनकी बात नहीं हो रही, क्योंकि वहां तो एक दूसरे के बिहेवियर की वजह से बच्चे में भी गुस्सा और बदले की भावना के व्यवहार और शब्द तो आ ही जाएंगे उसके बातचीत करने में। यहां उसकी बात नहीं हो रही, यहां बात हो रही है कि बच्चा उन लोगों के साथ भी ऐसा ही बर्ताव करे जिनके साथ एक्सपेक्टेड है कि बच्चे को शिष्टाचार दिखाना चाहिए। तो यहां पर बच्चे की उम्र, बच्चे का जेंडर और बच्चे के जो कल्चरल नॉर्म्स हैं उनको ध्यान में रखकर डिसाइड किया जाता है कि बच्चे में ओडीडी है या नहीं। तो बच्चे का जो एनवायरनमेंट है, अगर वो बड़ा शांत किस्म का एनवायरनमेंट है, वहां पर कोई एक ही व्यक्ति है जो थोड़े गुस्से वाला है या थोड़ा बदतमीजी से बात करता है, पर बच्चे के अंदर ये बिहेवियर करीब करीब सारे फैमिली मेंबर्स के साथ डेवलप हो जाए, या किसी एक के साथ नहीं है और बाकी लोगों के साथ बच्चा जो है बदतमीजी से बात करने लगे, तो भी हम उसे ओडीडी की कैटेगरी में देखना प्रेफर करेंगे या उसे उस कैटेगरी में कंसिडर करेंगे। तो ये चीजें ध्यान रखने की हैं। सिग्निफिकेंट केयर गिवर के साथ
अगर बच्चा बदतमीजी से बात कर रहा है तो वो ओडीडी के कैटेगरी में नहीं लाया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए मम्मी है जो बहुत ज्यादा ध्यान देती है बच्चे पर और बच्चा जो है वो मम्मी के साथ ही बदतमीजी कर रहा है तो हम उसे ओडीडी नहीं कहेंगे। बच्चे के अंदर अगेन यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि और लोगों के साथ भी ऐसे बिहेवियर्स होने चाहिए, तभी हम उसे ओडीडी का डायग्नोसिस देते हैं। तो इसी बेसिस पर कि बच्चे का जो बिहेवियर है वो कितनी अलग अलग सिचुएशंस में, सेटिंग्स में प्रेजेंट होता है, इसी के बेसिस पर बच्चे की प्रॉब्लम का सीवियरिटी लेवल डिसाइड किया जाता है। माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अगर एक ही सेटिंग में मौजूद है, मतलब घर के अंदर ही मौजूद है, घर के अंदर मतलब मम्मी के साथ या पापा के साथ प्रॉब्लम नहीं देखी जा रही और जो बड़े सारे लोग हैं घर के अंदर अगर उनके साथ मौजूद है तो हम कहेंगे कि एक ही सेटिंग है, घर के अंदर, बाहर की दुनिया में बच्चा ठीक है, तो माइल्ड लेवल ऑफ ओडीडी हुआ। अगर बच्चे के अंदर एटलीस्ट दो सेटिंग के अंदर ये प्रॉब्लम है, मान लीजिए घर के अंदर हो गया और अपने फ्रेंड्स के साथ हो गया, तो उस केस में हम कहेंगे मॉडरेट लेवल ऑफ इंटेंसिटी है। और जितनी ज्यादा सेटिंग्स में होगा, घर पे भी, दोस्तों के साथ भी, पड़ोसियों के साथ भी, स्कूल में भी, अनजान लोगों के साथ भी, तो हम कहेंगे कि दो से ज्यादा सेटिंग्स में या कम से कम 3 सेटिंग्स में अगर ये बिहेवियर्स मौजूद हैं तो उसे हम सीवियर लेवल ऑफ ओडीडी का डायग्नोसिस देंगे। तो अलग अलग सेटिंग्स में कैसे ये बिहेवियर पाया जाता है उसके बेसिस पे माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर जैसी कोई इंटेंसिटी, सीवियरिटी लेवल दिया जाता है। फिर से मैं यहां पर एम्फेसिस दूंगा कि घर के अंदर अक्सर ओडीडी के बच्चे मिसबिहेव करते ही हैं, तो घर के हिसाब से नहीं हम ज्यादातर सिचुएशंस में डायग्नोसिस देते। जो डॉक्टर होता है, थेरेपिस्ट होता है, वो प्रॉपर असेसमेंट करता है, इवेल्युएशन करता है, और जब वो पेरेंट्स से या किसी भी एक सिग्निफिकेंट पेरेंट से जब वो पूरा क्वेश्चनियर भरवाता है और उनसे कई सारे सवाल पूछता है तो वो ध्यान देता है कि क्या ये बच्चा अपनी लिमिट्स से बाहर जा रहा है, क्या जितना उससे एक्सपेक्टेड है कि उसके बावजूद वो ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है, तभी उसको ओडीडी का डायग्नोसिस दिया जाएगा। और यहां पर इसी से एक और बात देखने में आती है कि जिन बच्चों में ओडीडी होता है उनमें अक्सर देखा जाता है कि उनके घर में कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें गुस्से की और टेम्परामेंट की कुछ ना कुछ इश्यूज होते हैं। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है जो तमीज से बात नहीं करता, गुस्सा करता है, भड़कता है, इंपल्सिव है, किसी ना किसी तरीके की मूड या एंगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स घर में किसी को होंगी तो चांसेस बढ़ जाते हैं कि बच्चे में भी ओडीडी डेवलप होगा। कई बार पेरेंट्स कहते हैं कि हमारे घर में तो कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, तो उस केस में 2-3 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसे हम कहेंगे कि फैमिलियल फैक्टर्स हैं, फैमिली वाले फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओडीडी के डेवलप होने में। तो अब हम बात करेंगे कि इसके क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से ओडीडी डेवलप हो पाता है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से एक होता है इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग, मतलब मम्मी और पापा की पेरेंटिंग में तालमेल ना होना। पापा कुछ कह रहे हैं, मम्मी कुछ कह रही हैं, तो इस वजह से बच्चे के अंदर एक पेरेंट के प्रति जब ऑपोजिशनल टेंडेंसीज डेवलप होती हैं तो अक्सर वो अलग अलग सिचुएशंस में भी जनरलाइज हो जाती हैं। तो पेरेंट्स में मम्मी और पापा का आपस का पेरेंटिंग स्टाइल को लेकर तालमेल होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऑपोजिशनल टेंडेंसीज बच्चे में डेवलप हो सकती हैं। हार्श पेरेंटिंग, सख्ती बरतना, गुस्से वाला पेरेंट होना, बच्चे को पनिश करता हो जो पेरेंट, बच्चे के साथ सख्ती बरतता हो, उसके साथ बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स रेगुलेशंस बनाता हो, छोटी छोटी बात पर उसको बहुत डांटता हो, उसको गलतियों को लेकर बार बार उसको पनिश करता हो, उसकी पसंद की चीजें छीन लेता हो, उसकी खेलने की और दूसरे चीजों की जो टाइमिंग है उसको कम कर देता हो, तो हार्श पेरेंटिंग भी एक बड़ा कॉजल फैक्टर होता है कि बच्चे में ओडीडी डेवलप हो सकता है। और तीसरा एक और पेरेंटिंग स्टाइल है, वो है नेग्लेक्टफुल चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, मतलब बच्चे पर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा और बच्चा जो है वो एक नेग्लेक्टफुल एनवायरनमेंट में उसकी अपब्रिंगिंग हो रही है, जिस वजह से बच्चे में अपोजिशनल टेंडेंसीज आ जाती हैं, जिसे कि हम आमतौर पे कहते हैं कि बच्चे पर ध्यान नहीं देते माँ बाप, इस वजह से बच्चा जो है वो बदतमीज होता जा रहा है। इसके अलावा जैसा कि बताया कि कुछ टेम्परामेंटल फैक्टर्स होते हैं, कुछ बच्चे एक इरिटेबल मूड वाले, नेगेटिव इमोशनैलिटी वाले टेम्परामेंट के साथ पैदा होते हैं, मतलब कि उनमें बायोलॉजिकली ऐसा टेम्परामेंट होता है कि वो चिड़चिड़े स्वभाव के होंगे, बचपन से ही हर छोटी छोटी बात पर रोने वाले होंगे, रोते बहुत रहे होंगे, टेंट्रम बहुत शो करते होंगे, जिद्दी होंगे, हर चीज उनको इमीडिएटली चाहिए, ऐसा उनका नेचर हो सकता है। इंपल्सिव हो सकते हैं, गुस्सा आता है तो एकदम चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जोर जोर से शाउट करने वाले जब होते हैं बहुत छोटी यंग एज में, तो उनमें जब ऐसा टेम्परामेंट होता है तो अक्सर उनके अंदर ऑपोजिशनल टेंडेंसीज लेटर एज में जाके डेवलप हो जाती हैं। मतलब इसे हम कहते हैं कि इमोशनल रिएक्टिविटी ज्यादा है, फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस कम है, इम्पेशंस और इंपल्सिविटी ज्यादा है,
तो ऐसे टेम्परामेंटल फैक्टर्स अक्सर कारण बनते हैं बच्चे में ओडीडी के डेवलप होने में। इसी के साथ जेनेटिक फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मतलब कि बच्चे के किसी ना किसी पेरेंट में भी इस टाइप का कोई ना कोई डिसऑर्डर रहा होगा। मतलब कि यहां पर हम सिर्फ ओडीडी की बात नहीं कर रहे। हाँ, चांसेस हैं कि अगर पेरेंट में, खासकर कि लड़कों के मामलों में फादर में अगर ऐसी टेंडेंसीज हो, या कभी कभी किसी किसी केस में मदर में भी अगर ऑपोजिशनल टेंडेंसीज होती हैं, तो बच्चे में भी ओडीडी डेवलप होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसी के साथ कई बार कुछ और रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं ओडीडी से रिलेटेड, जैसे कि एडीएचडी और कंडक्ट डिसऑर्डर या रीडिंग डिसऑर्डर्स, जो कि लर्निंग डिसऑर्डर्स कहे जाते हैं। उनकी प्रेजेंस की वजह से भी, मतलब पेरेंट में उनकी प्रेजेंस की वजह से भी बच्चों में ओडीडी डेवलप हो सकता है, उसके भी चांस ज्यादा होते हैं। और आमतौर पे देखा जाता है कि जब पेरेंट्स में एडीएचडी या कोई ना कोई लर्निंग डिसऑर्डर होता है, तो उसका रिस्क सबसे ज्यादा होता है ओडीडी के डेवलप होने में। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी पेरेंट में एडीएचडी या रीडिंग डिसऑर्डर, लर्निंग डिसऑर्डर या ओडीडी है, तो बच्चे में उसके आने के चांस ज्यादा हैं। फिर बच्चे में भी अगर पहले एडीएचडी रहा है, ज्यादातर बच्चे जिनको एडीएचडी होता है उनको ओडीडी भी हो ही जाता है। ज्यादातर केसेस में देखा जाता है, करीब 30 से 60% केसेस में ऐसा पाया जाता है कि एडीएचडी बच्चों में ओडीडी डेवलप होता है। और इसी के साथ जिन बच्चों में ओडीडी होता है वो लेटर टाइम में बड़े होकर कंडक्ट डिसऑर्डर भी डेवलप कर सकते हैं, जिसमें कि बच्चे में डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स बढ़ जाते हैं, मारपीट तोड़फोड़ वाले बिहेवियर्स बढ़ जाते हैं, घर में या बाहर वो एग्रेशन ज्यादा दिखाता है। तो शुरुआत होती है पहले अटेंशन इश्यूज से, फिर आते हैं उसके अंदर अपोजिशनल टेंडेंसीज, रिलेशनशिप पे जो ज्यादा रिफ्लेक्ट होती हैं, फिर उसके अंदर एग्रेशन आता है जिसमें कि बच्चा गुस्से वाला बन जाता है। धीरे 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 ऐसी ट्रेजेक्टरीज बच्चों में अक्सर पाई जाती हैं। तो फैमिली से रिस्क का आना और खुद बच्चे के बचपन में और पीछे जाएं अगर हम, तो वहां पर अगर एडीएचडी जैसी कुछ प्रॉब्लम्स अगर नहीं है, तो उसमें ओडीडी के डेवलप होने का रिस्क ज्यादा रहता है। सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर होता है और जो सबसे प्रॉब्लमेटिक पार्ट होता है वो ये कि जब ओडीडी का बच्चा लेटर एज में जाके सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स डेवलप करे, क्योंकि सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स और ओडीडी आपस में मिलके कंडक्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। कंडक्ट मतलब वही एग्रेशन, तोड़फोड़, मारपीट, गुस्से वाली, घर से भाग जाना, गैंग में इन्वॉल्व हो जाना, इस तरीके की एक्टिविटीज। तो ओडीडी कहां से आ रहा है और किस तरफ लीड कर रहा है, ये अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि ओडीडी को डायग्नोस करना और उसे ट्रीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके जितने रिस्क फैक्टर्स होंगे, अगर जेनेटिक है, एनवायरमेंटल है, जैसे कि मैंने फैमिली का बताया, जितने ज्यादा रिस्क फैक्टर्स होंगे बच्चे में ओडीडी की सीवियरिटी भी बढ़ेगी, मतलब ज्यादा सिचुएशंस में वो पाया जाएगा, लंबे समय तक बना रहेगा। और जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता जाएगा, बायोलॉजिकली साइकोलॉजिकली मैच्योर होता जाएगा, उसके अंदर कंडक्ट प्रॉब्लम्स, सब्सटेंस अब्यूज प्रॉब्लम्स और दूसरी कुछ लर्निंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी डेवलप हो जाएंगी। लर्निंग मतलब एकेडमिक प्रॉब्लम्स डेवलप होंगी। तो सही टाइम पर ट्रीटमेंट मिलना बहुत जरूरी है, जिसमें कि 2 टाइप के ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं, रिकमेंड किए जाते हैं, मेडिकेशन और साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी बच्चे की नहीं होती, पेरेंट्स के साथ होती है, और पेरेंट्स की थेरेपी होना जरूरी होता है। पेरेंटल ट्रेनिंग मतलब उनकी पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस कैसी हैं। सिर्फ एक पेरेंट डॉक्टर के पास जाएगा, थेरेपिस्ट के पास जाएगा, ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। मैक्सिमम केसेस में मैं देखता हूं कि जब भी ओडीडी के बच्चे के साथ कोई पेरेंट आता है तो अक्सर मदर आती है, फादर बिल्कुल नहीं आते, या फादर बिल्कुल बिलीव ही नहीं करते इन प्रॉब्लम्स में। फादर सिरे से बोल देते हैं कि ये कोई बेकार की बातें हैं, कुछ नहीं होता, साइकोलॉजिस्ट के पास जाके पैसा बर्बाद कर रहे हो, टाइम बर्बाद कर रहे हो, कुछ नहीं होगा। और यही शो करता है कि मदर कुछ सोचती है, फादर कुछ सोचता है, मतलब फादर और मदर की थिंकिंग अलग है बच्चे को लेकर। इसी वजह से कहीं ना कहीं, जैसा मैंने बताया कि इनकंसिस्टेंट पेरेंटिंग की वजह से बच्चे में ओडीडी डेवलप होता है। तो बच्चे के ओडीडी के कारण खुद वहीं से दिख जाते हैं कि जब एक पेरेंट आ रहा है, 2 पेरेंट नहीं आ रहे, तो दोनों पेरेंट का ट्रीटमेंट में जाना बहुत जरूरी है। पेरेंटल ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। फैमिली थेरेपी, अगर भाई बहन के साथ भी इश्यूज आ रहे हैं, पेरेंट्स के साथ इश्यूज आ रहे हैं, सारे एस्पेक्ट्स को कवर करना जरूरी है, तभी एक सक्सेसफुल थेरेपी हो पाती है। बच्चे में अगर एडीएचडी के इश्यूज हैं, मतलब ओडीडी एडीएचडी के साथ हो या ओडीडी एडीएचडी के बिना हो, दोनों केसेस में बच्चे की भी थेरेपी होनी जरूरी है। पर एडीएचडी की प्रेजेंस में बच्चे का अगेन एक अलग से मेडिकल ट्रीटमेंट भी जरूरी है, जहां पर उसको अटेंशन प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए दवा दी जाए, और साथ ही कुछ साइकोथेरेपी में अगर कुछ एक्सरसाइजेस बताई जाए तो उससे भी बच्चे के अंदर ओडीडी को कम करने में हेल्प मिलती है। पर इसका डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं पड़ता।
मेडिकेशन बच्चे के अंदर एग्रेशन, इरिटेबिलिटी, अटेंशन प्रॉब्लम्स को कम करने में काम करेंगी, पर थेरेपी जो है वो मोटे तौर पे रिलेशनशिप्स को सुधारने का काम करती हैं। इसलिए बच्चे पर फोकस ना करके कि बच्चे को सुधार दिया जाए, बच्चे को तमीज वाला बना दिया जाए, इसकी बजाय फैमिली थेरेपी पे फोकस करना ही सबसे इफेक्टिव तरीका है जिससे कि ओडीडी की प्रॉब्लम्स कम की जा सकती हैं। तो ये जो हमने ब्रीफ डिस्कशन की ओडीडी के बारे में, ओडीडी के डायग्नोसिस को मैंने आपसे डिस्कस किया, आपको समझाया कि कैसे ओडीडी के सिम्टम्स बच्चों में पाए जाते हैं, किस तरीके के हालातों में और कैसी कंडीशंस में हमें इनको डायग्नोस करना होता है, क्या इसके मोटे तौर पे कॉजेज होते हैं और कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। ये जो भी ब्रीफ जानकारी मैंने आपको दी है, उम्मीद है आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगेगी, आपको इससे मदद मिलेगी, आपको इससे डायरेक्शन ढूंढने में हेल्प होगी। और जो भी फर्दर गाइडेंस चाहिए वो आप अपने साइकोलॉजिस्ट से मिलें, कोई भी ऐसा चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो कि बच्चों की इन मिसबिहेवियर वाली प्रॉब्लम्स में एक्सपर्टाइज रखते हैं, उनसे डील करते हैं, उनसे मिलें और जानें कि किस तरह से बच्चे का ट्रीटमेंट कराया जा सकता है। क्योंकि ये प्रॉब्लम्स जितनी जल्दी प्रिवेंट हो जाएं उतना अच्छा है, नहीं तो फ्यूचर में बच्चे के साथ बहुत सारे रिस्क हैं, बहुत सारे टेम्परामेंटल, मूड रिलेटेड, सब्सटेंस अब्यूज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के डेवलप होने के चांस रहते हैं। इन ओडीडी बच्चों में बहुत सारी सीवियर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स लेटर एज में आती हैं जिसमें उनका करियर, उनकी रिलेशनशिप्स, उनकी स्कूलिंग, कॉलेज लाइफ सब बर्बाद हो सकता है, सब इफेक्ट हो सकता है। तो इसलिए इसको प्रिवेंट किया जाना ज़रूरी है। तो ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ किसी ऐसे पर्सन के साथ शेयर करें जिसको इस वीडियो में दी गई जानकारी से मदद मिल सकती है। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी और यूजफुल वीडियोस मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं जो आप देख सकते हैं। और बच्चों के बारे में या एडल्ट से रिलेटेड जो भी मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उसके बारे में मैं वीडियोस बनाता रहता हूं, उनकी भी जानकारी आपको मिलेगी। वो वीडियोस देख के आप भी बेटर इंफॉर्मेशन लेकर अपने को सही गाइडेंस और सही डायरेक्शन दे सकते हैं। धन्यवाद।